दोस्तों, अगर आप एक शादीशुदा पुरुष हैं, यानी कि आप एक हस्बैंड हैं और आपकी पत्नी उसका जो भी दिल में आता है वो करती है, वो देर रात तक पार्टी करती है, अपने किसी दोस्त के साथ घूमती है, इधर उधर जाती है, ये तमाम ऐसी चीज़ें करती हैं, तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। उसका जो दिल में आएगा वो करेगी, क्योंकि वो एक औरत है, वो एक फ़ीमेल है और उसका जो दिल में आएगा वो करेगी, क्योंकि औरतें हमेशा सही होती हैं, पुरुष गलत होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश का जो कानून है वो कहता है। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज का झूठा आरोप लगाती है और ये कहती है कि आप उसे यौन उत्पीड़न देते हैं, आप उसको मारते हैं, पीटते हैं और पुलिस थाने में जाकर ये रिपोर्ट लिखवाती है, तो बिल्कुल आप चुपचाप थाने में जाइए, जेल में बंद हो जाइए, क्योंकि औरतें हमेशा सही होती हैं और वो जो कहती हैं वो बिल्कुल सही कहती हैं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश का कानून कहता है। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। अगर कोई लड़का अगर उस लड़की को देखता है, भले उसका इंटेंशन गलत ना हो, और वो लड़की थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है और ये कहती है पुलिस वालों से कि इस लड़के ने मुझे घूरा है, मुझे मोलेस्ट किया है, मुझे गलत नज़र से देखा है, तो उस लड़के को तबीयत से कूटा जाएगा पहले, और उस पर अन्य धाराओं में अगर वो लड़की चाह दे तो उसको फंसा सकती है। अगर दोस्तों कोई लड़की ये कह दे कि उसकी छोटी बच्ची के साथ, यानी कि लड़के के जो घर वाले हैं, लड़के के जो माँ बाप हैं, लड़के के जो भाई बहन हैं, उसकी पत्नी की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हैं, उसको शराब पिलाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पुलिस वाले बिल्कुल इस बात को यकीन करेंगे। बाकायदा आपका अखबार में नाम छपेगा आपके पूरे परिवार का, और उसमें ये लिखा जाएगा कि आपके परिवार ने, यानी कि आपके पिता ने, आपके भाई ने उस छोटी सी बच्ची के साथ गलत हरकत की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, लखनऊ में 2 दिन पहले ऐसा कांड हुआ है और बाद में पता चला कि वो महिला, यानी कि वो जो लड़की थी, खुद इन सारी गलत चीज़ों के लिए जिम्मेदार थी और वो अपने पति को फंसाने के लिए, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इस तरह का उसने गलत नाटक किया, बाद में जो कि वो पकड़ी गई। तो अपने देश का कानून इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है, जो इस बात पर यह तय करता है कि अगर औरत है तो उसको जीने की आज़ादी है, अगर पुरुष है तो उसको जीने की आज़ादी नहीं है। आप अपने हालात को कोसिए, आप अपने आप को ख़त्म कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी की जीवन लीला समाप्त कर लीजिए, या तो फिर कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। आपकी पत्नी जो चाहेगी, आपके ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगा सकती है, आपको बिल्कुल सहते हुए रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश का कानून ऐसा है, ऐसा सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं ऐसी बहकी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। बहकी बातें नहीं हैं दोस्तों, ये अपने देश की सच्चाई है। और 2 दिन पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी और उसमें मैंने कहा था कि अगर पुरुष आयोग की गठन नहीं की गई तो आने वाले दिनों में जिस तरह के आप केसेस देख रहे हैं, इनमें 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और हर रोज़, वैसे भी आप हर रोज़ ऐसी खबरें सुनते हैं कि पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कर दिया, पति को घुमाने के चक्कर में लोग ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर मरवा देते हैं। तो तमाम ऐसे केस हैं, आप उंगली पे आप गिन सकते हैं। आज की जो खबर है दोस्तों, जब इसको आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि अपना देश कहाँ जा रहा है और अपनी संस्कृति क्या थी और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में एक परिवार रहा करता था। इसमें पति पत्नी और इनके 3 छोटे छोटे बच्चे। दरअसल जो पति है उसका नाम था आसिफ की उम्र 32 साल, और इसकी पत्नी रुबीना जिसकी उम्र 30 साल। इन दोनों की शादी आज से 10 साल पहले दोनों की शादी होती है। शादी के कुछ वर्ष बाद इन दोनों को 3 बच्चे होते हैं। लेकिन जो रुबीना थी, शुरू से ही इसका चाल चलन, इसके जो तौर तरीके थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। आसिफ के घर के लोगों ने आसिफ से शिकायत की कि देखो तुम्हारी जो पत्नी, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। लेकिन आसिफ सीधा साधा इंसान था, उसने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और वो उसको सुधरने का मौका देगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन एक कहावत है दोस्तों कि जिसकी जो चाल चलन होती है वो कभी बदलती नहीं है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। वक्त बीतने के साथ साथ शादी को 10 साल बीत जाते हैं। तब तक इनके 3 बच्चे हो गए थे, बेटा और बेटी। इधर कुछ महीने से जो रुबीना थी उसका अफेयर एक लड़के से हो जाता है जिसका नाम था सलीम, और ये बात आसिफ को पहले पता नहीं चलती है। अब वो उससे आए दिन मिला करती थी, उससे संबंध बनाया करती थी, और एक समय बीतने के बाद जो आसिफ के घर वाले हैं,
आसिफ से कहते हैं कि देखो जो तुम्हारी पत्नी है इसके चाल चलन ठीक नहीं है और इसको हम लोगों ने हमें शक है कि इसका किसी न किसी के साथ अफेयर है। चूँकि घर वालों की गैर मौजूदगी में वो अपने आशिक को बुलाती थी और उसके साथ अनैतिक रिश्ते यानी कि फिजिकल रिलेशन रखती थी। कई बार ऐसा भी हो गया दोस्तों कि परिवार में जब सब लोग खाना खाने बैठते थे, सबको खाने में नशे की गोलियां दे देती थी, अपने पति को भी नशे की गोलियां दे देती थी और इस तरह से जब सभी लोग सो जाते, यानी कि ऑब्वियसली जब आप नींद की गोली लेंगे तो सभी लोग गहरी नींद में चले जाएंगे और उसके बाद ये अपने आशिक को बुलाती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता है। फिर एक रोज़ आसिफ अपनी पत्नी को पकड़ता है सलीम के साथ, उसको समझाने बुझाने की कोशिश करता है। उसको कहता है कि देखो हमारे 3 बच्चे हैं, तुम ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा। अब इस पति की शराफत देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी को समझा रहा है, वो उसको सुधारना चाहता है, उसके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाना चाहता है और सब कुछ भूल कर उसको एक मौका देता है। लेकिन चूँकि ये जो पत्नी थी ये शौकीन मिजाज पत्नी थी। वक्त बीतने के साथ साथ ये सुधरती नहीं है, बल्कि इसके और चाल चलन में जो बदलाव है और ख़तरनाक हो जाते हैं। और ये पॉर्न एडिक्ट थी और जो आजकल सोशल मीडिया पर और अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके की वेब सीरीज आ रही है, रिश्तों में अश्लील जो कंटेंट लोग बना रहे हैं और इसका समाज पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों। लेकिन अब कौन किसको समझाने जाए। तो ये महिला भी इस तरह के चीज़ें देखा करती थी, पॉर्न वीडियोस देखा करती थी और अपने आशिक सलीम से उस तरह की डिमांड करती थी और अपने पति को नशे की गोली देकर जब वो नींद में चला जाता तो उसको बेड से बांध देती थी और अपने पति के सामने अपने प्रेमी यानी कि सलीम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया करती थी उसकी नज़रों के सामने। ऐसा कई दिनों तक चलता है दोस्तों। और जो पति है आसिफ, वो बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी को सुधार दे और उसको एक कहते हैं ना कि पटरी पर लेकर आए, लेकिन इसकी जो पत्नी थी वो सुधरती नहीं है। आसिफ बहुत कोशिश करता है, अंत में वो थक हार जाता है और अपने भाई यानी कि आदिल को फ़ोन करता है और आदिल से अपनी पूरी बात बताता है और कहता है कि इसकी जो पत्नी है ऐसे ऐसे कर रही है, उसके नज़रों के सामने अपने प्रेमी को बुलाती है और वो ऐसे ऐसे काम करती है कि जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मैं इसलिए भी नहीं बताना चाहता कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि तुम नामर्द हो क्या। लेकिन चूंकि इसकी पत्नी को अलग अलग लोगों का चस्का लग चुका था। अच्छा, इसकी पत्नी इसको कई बार ये भी बोल चुकी थी, यानी कि जो आसिफ की जो पत्नी है रुबीना, इसको जब आसिफ ने समझाने की कोशिश की तो इसने कहा कि देखो मेरा तुमसे मन भर चुका है और तुम या तो खुद इस दुनिया से अलविदा कह दो या तुम कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि अब मैं अपने प्रेमी सलीम के साथ ही रहूँगी, मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम हो सके तो ये दुनिया छोड़ दो या यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अब एक पत्नी के द्वारा एक पति के लिए इस तरह का शब्द प्रयोग किया जाएगा तो कोई भी पति आहत हो जाएगा। ये अपने पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी अब हाथ से निकल चुकी है, फिर अपने भाई को सारी बात बताता है। अच्छा, इस बीच में होता ये है दोस्तों कि ये एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। आसिफ की पूरी बड़ी फैमिली थी, उसमें सभी लोगों ने इसकी पत्नी को इस तरह के कृत्य को करते हुए देखा था। लेकिन सभी लोग समझाते हैं, क्योंकि ये कई बार परिवार में जब खाना बनता था सभी लोगों को नींद की गोली दे देती थी, चूँकि यही खाना बनाती थी। शुरू में लोगों को शक हुआ, फिर धीरे धीरे जब ये ऐसा हो गया कि लोगों ने देख लिया कि बिल्कुल ये अति कर रही है और ये मान नहीं रही है, फिर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में बताया कि ये सारे काम अगर एक पत्नी जाकर रिपोर्ट लिखवा दे कि उसका पति ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, पुलिस वाले तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पति के परिवार वाले या पति पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि उसकी पत्नी में, उसके चरित्र में दाग है या वो एक उसके परिवार को टॉर्चर कर रही है, उसके परिवार को परेशान कर रही है, तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, कहते हैं जाओ सबूत लेकर आओ, या फिर बहुत उसमें लंबी इतना ज़्यादा ड्यूरेशन लेते हैं कि जो पति के घर वाले हों परेशान हो जाते हैं। खैर, इस कहानी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। जो आसिफ है वो इतना परेशान हो जाता है कि 11 जुलाई 2025 को उसी के रूम से उसकी लाश मिलती है। दरअसल उस व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, पंखे पर झूल गया था वो। अब इस कहानी में 2 बातें हैं दोस्तों। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म की थी या उसे किसी ने मारा है।
ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से इस महिला ने उस व्यक्ति को नशे की गोलियां देना, उसको पागल करार करने वाली गोलियां देना, उसको खाने में नशीले पदार्थ देना, और उसने तमाम कोशिश किया ताकि उसको पागल कर दे या मेंटल उसको डिसेबल कर दे ताकि वो किसी योग्य न रह जाए। और अंत में ये पति परेशान होकर अपनी ज़िंदगी की जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो मैंने कहानी की शुरुआत में क्या बोला कि अगर आप एक पति हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाइए, आप इन सारी बातों को सहते जाइए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखाइए, क्योंकि इस देश का कानून, इस देश की जो न्याय व्यवस्था है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर आप एक पुरुष हैं तो बिल्कुल आप हर तरीके की प्रताड़ना को सहिए। आप देखिए ना कितने पतियों की जान गई है। मीडिया ने अपना अपना काम किया, सब लोगों ने कहानी सुनाया, मैंने भी कुछ कहानियाँ सुनाई। मानव शर्मा को लोग भूल चुके हैं, आप बेंगलोर का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था अतुल सुभाष, वो भूल ही चुके हैं। अभी राजा रघुवंशी, वो भी लगभग लोग भूल ही चुके हैं। अभी ये आसिफ, रोज़ डेली ऐसी खबरें आ रही हैं और सबकी मौतें हो रही हैं। लेकिन इस देश का कानून आँखों पर पट्टी, कान में बहरा हो चुका है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक महिला हैं तभी आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अगर आप गलती से पुरुष या पति हैं आपको न्याय नहीं मिलेगा। फिर इंतज़ार कीजिए किसी और पति के मरने की और अगली कहानी सुनने की। मैं फिर कहानी सुनाऊंगा दोस्तों, और इंतज़ार करते हैं कितने पतियों की लाश जाती है। नमस्कार।